दोस्तों, संविधान संविधान जो मैंने बच्चों से सुना है, जो बच्चों ने मेरे साथ शेयर किया है, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां किया करते हैं उनसे, कि संविधान पढ़ने में उनको परेशानी होती है। या तो क्लॉजेज याद नहीं रहते, आर्टिकल याद नहीं रहते, क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो घुमा के दे देते हैं, या चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, वो लोग घुमा के दे देते हैं, तो वो लोग समझ नहीं पाते कि ये कहाँ से पूछा गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि संविधान जो बनाया गया, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री बी.आर. अम्बेडकर जी, उन्होंने संविधान को इस तरीके से फ्रेम किया। एक सीक्वेंस है उसका, एक तरीका है, हर एक चीज का एक तरीका होता है दोस्तों, पढ़ने का, सीखने का, चाहे कुछ भी करने का। अगर आप उस तरीके से नहीं जाओगे तो आपको वो चीज मेमोराइज नहीं होगी, और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो शायद याद नहीं आएगी। इसीलिए मैं आपके सामने एक बहुत नया और बढ़िया तरीका लेकर आया हूं। शायद आपको पसंद आए। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो कभी जीवन में आपको संविधान नहीं भूलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हाउ टू लर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट लेज डाउन द स्ट्रक्चर फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। जैसे कि मैंने पहले आपको अपनी क्लास में बताया था कि जो हमारा संविधान बनाया गया, वो संविधान जो सिटीजन है उसको केंद्र बिंदु रख के बनाया गया। तो उसके लिए पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी तीनों को साथ में रख के चले, तो वो जो संविधान था वो हमारा ड्राफ्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या है ये फ्रेमवर्क, किस तरीके से बनाया गया है? दोस्तों, ये जो संविधान है ये एक सीक्वेंस से बना है। अगर आप पहला आर्टिकल देखेंगे और आखिरी आर्टिकल देखेंगे तो उसके बीच में जितने भी आर्टिकल्स हैं वो ऐसे ही उठा के नहीं डाल दिए गए हैं, उनका एक सीक्वेंस है। उस सीक्वेंस को आज हम समझने की कोशिश करेंगे इस क्लास में। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये जो संविधान है, इस संविधान में जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो, चाहे इलेक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, उन सबका केंद्र बिंदु एक ही है, यहां का सिटीजन। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 1 क्या है? आर्टिकल 1 नेम एंड यूनियन। मतलब यह है कि आप एक चीज सोचिए कि सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले वर्ल्ड में, अगर हम दुनिया की बात करें, अगर एक रिकॉग्निशन मिलती है तो एक देश को मिलती है। वो देश क्या है? हमारा भारत देश। तो भारत देश पहले आर्टिकल में आएगा। अच्छा दोस्तों, भारत देश के बाद भारत को क्या चीजें बनाती है जो भारत बनता है? वो उसके होते हैं प्रदेश। तो इसलिए उसको सेकंड से चौथे आर्टिकल तक डाला गया है, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। नए स्टेट्स को शामिल करना और नई स्टेट्स बनाना। चलिए, अब स्टेट्स भी बन गई, यूनियन बन गया। अब इस देश को, हमारे भारतवर्ष को बनाता कौन है? कौन है इसमें? तो दोस्तों, वो है आपका सिटीजन। आप लोग, मैं, जितने भी हमारे हिंदुस्तान में सिटीजन हैं, वो इस देश को बनाते हैं। तो वो सबसे पहले यूनियन, फिर स्टेट, फिर उसके बाद कौन आएगा? सिटीजन्स। तो जो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक सिटीजनशिप दी हुई है। अब सिटीजनशिप कैसे एक्वायर होंगी, कैसे मिलेंगी, कौन इनको ले सकता है, क्या सिर्फ बाय बर्थ होंगी या कोई एक्वायर भी कर सकता है, वो सारी चीजें आर्टिकल 5 से लेके 11 तक दी हुई है। अब दोस्तों, अब बात आती है किस चीज की, कि सिटीजन भी हो गया। अब सबसे पहले सिटीजन का क्या होगा? सिटीजन के होंगे अधिकार। अधिकार कैसे? जो उसके फंडामेंटल राइट्स होंगे, मूल अधिकार होंगे। उनको क्या क्या चीजें हम देंगे, वो क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो वो आते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कहां से आए थे दोस्तों? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब मिडिवल इंडिया में आजादी से 200-300 साल पहले जो लॉज बनाए जाते थे या राइट्स बनाए जाते थे, वो सिर्फ धर्म या एक समाज को देख के बनाए जाते थे। लेकिन जब आधुनिक भारत आया, तो आधुनिक भारत में आने के बाद जो सोच आई, एक नई समझ आई, वो ये आई कि नहीं, समाज या धर्म को देख के हमें लॉज या राइट्स नहीं बनाने हैं, हमें राइट्स देने हैं इंडिविजुअल को लेकर। अब वो इंडिविजुअल क्या है?
आपका अपना सिटीजन। तो आर्टिकल 12 to 13 डेफिनेशन एंड लॉज इनकंसिस्टेंट, मतलब क्या कि क्या है फंडामेंटल राइट्स, उसकी डेफिनेशन 12 और 13 में दी हुई है। अब हम आर्टिकल 14 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मतलब सब समान है, इस देश में हर व्यक्ति समान है, ये राइट टू इक्वालिटी है। राइट टू इक्वालिटी किन किन चीजों में अप्लाई होता है? पहला, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के सामने हर आदमी समान है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे जो भी है, सब समान है। उसके बाद आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में देखो दोस्तों, एक चीज है, फंडामेंटल राइट्स जो है ना, वो हम उनको नेगेटिव राइट्स कहते हैं। नेगेटिव राइट्स सिटीजन के लिए नहीं, सरकार के लिए, स्टेट के लिए। कैसे? क्योंकि इसमें जो दिया गया है कि वो ये है कि सरकार ये नहीं करेगी। आप समझ रहे हैं बात को? मतलब नहीं करेगी, तो ये नेगेटिव कॉनोटेशन है इसमें, तो ये नेगेटिव राइट्स कहलाए जाते हैं। अब इसमें एक पॉजिटिव राइट, सिर्फ सारे फंडामेंटल राइट्स में सिर्फ एक ही पॉजिटिव राइट है, वो है आर्टिकल 17, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत का अबॉलिशन। सिर्फ एक ये पॉजिटिव राइट है, क्योंकि यहां सरकार द स्टेट शैल, वहां शैल नॉट नहीं आता। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ, किसी भी सिटीजन के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा जो आपके धर्म, जाति या रेस या किसी या उसके जन्म लेके स्थान के बेस पर हो। फिर आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 दोस्तों, ये तो हो गया ओवरऑल एक प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब आती है, अब सिटीजन को एक लॉ के सामने समानता मिल गई, फिर उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फिर आती है बात कि सिटीजन कुछ नौकरी भी करेगा या कुछ काम भी करेगा, तो उसके लिए प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो सरकारी सेवाएं हैं, जो सरकारी नौकरियां हैं, उसमें भी किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा जाति, धर्म या किसी भी आधार पर। फिर दोस्तों आता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 दोस्तों, आपने सुना होगा छुआछूत हमारे देश में सदियों तक रहा कि जो दलितों के साथ या ट्राइबल्स के साथ, उनके साथ छुआछूत किया करते थे या और भी तरीके से छुआ। तो आर्टिकल 17 जो कहता है वो अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत से मुक्ति, मतलब किसी भी आधार पर कोई भी छुआछूत नहीं होगा। फिर आता आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 दोस्तों क्या है? अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स मतलब आपने सुना होगा राजाओं के नाम के आगे प्रिंस या किंग या क्वीन या योर हाइनेस या राय बहादुर ये सब लिखा आता है, तो ये भी एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है बाकी सिटीजन के साथ। तो इसलिए इन टाइटल्स को भी खत्म किया गया और सबको इक्वल किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर आता है आपका राइट टू फ्रीडम। अब आप सिटीजन को नौकरी भी मिल गई और उसको इक्वालिटी भी मिल गई लॉ के सामने, टचेबिलिटी भी खत्म हो गई। अब उसके बाद आता है कि उसकी कुछ एक फ्रीडम्स भी होंगी। किस तरह की फ्रीडम्स? राइट टू फ्रीडम में आते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब उसको बोलने का अधिकार होगा, लेकिन वो अधिकार जो आपके नेशन के अगेंस्ट में ना हो, या किसी भी समुदाय या किसी जाति या किसी भी व्यक्ति विशेष को वो आहत ना करता हो, उस तरीके की स्पीच को फ्रीडम दी गई है। एक चीज और दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया, एक हमारे यहां रखा गया है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ये जो अधिकार दिए गए हैं इसमें कुछ एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैसे? कि ये अधिकार तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ एक रेस्ट्रिक्शंस भी हैं जो आप नहीं करेंगे। सपोज अगर जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हो तो ये सरकार कहती है ये राइट हमने आपको दिया हुआ, संविधान कहता है राइट हमने आपको दिया हुआ है, लेकिन उसमें रेस्ट्रिक्शन क्या है कि आप नेशन या व्यक्ति विशेष या किसी समुदाय या धर्म या जाति के खिलाफ नहीं बोलेंगे। ये रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये हमारे संविधान में रखी गई हैं। एक बहुत मजे की बात,
यूएसए जो है, यूएसए हमसे बहुत कहीं एडवांस चलता है या माना जाता है कि उसका समाज बहुत एडवांस है। लेकिन दोस्तों बहुत मजे की बात यहाँ पर यह है कि जो यूएसए है वहाँ फंडामेंटल राइट्स को बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। और बिल ऑफ राइट्स में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बिल्कुल भी कहीं मेंशन नहीं है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वहाँ का जो कोर्ट है, जो जुडिशरी है, वो लगाती है। वो भी कैसे? अगर कोर्ट को लगता है कि इस आदमी ने या किसी संगठन ने किसी व्यक्ति विशेष या किसी समाज या किसी समुदाय या धर्म या जाति के खिलाफ कोई बात कही है तो उसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। लेकिन हमारे यहाँ दोस्तों हमारा संविधान इतना अच्छा लिखा गया कि उस संविधान में पहले से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस डाल दी गई कि अगर ये हुआ तो ये होगा। समझे दोस्तों आप? अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या है कि किसी भी जो आपका नागरिक है, जो इंसान है, उसको एक ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती, पहली चीज। दूसरा आर्टिकल 20 क्या कहता है कि किसी भी आदमी को उसके खिलाफ या विटनेस नहीं बना सकते। फिर आता है आपका आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वो क्यों है? क्योंकि हम आगे काफ़ी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो एक ओवरव्यू है, एक फ्रेमवर्क मैं आपको बताना चाहता था कि आपकी जब आगे क्लास चलेंगी, जब हम एक एक आर्टिकल को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको आर्टिकल पढ़ने में, उसको याद रखने में कोई दिक्कत ना है, इसीलिए मैं आपको ये सारा सीक्वेंस समझा रहा हूँ। लेकिन बीच में मैं एक चीज़ उठाना चाहूँगा कि आर्टिकल 21 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब इमरजेंसी प्रोविजंस में अंडर आर्टिकल 356 जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, जब स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी स्टेट की जब फेल हो जाती है तो नेशनल इमरजेंसी इंप्लीमेंट की जाती है, तो उस नेशनल इमरजेंसी में सारे फंडामेंटल राइट्स सीज हो जाते हैं सवाए आर्टिकल 21 के। ये बिल्कुल याद रखिएगा। जब इमरजेंसी जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जब सरकार थी, जब उन्होंने इमरजेंसी इंप्लीमेंट की थी, तब भी ये जो अधिकार था ये इन्फोर्स रहा था, बाकी सारे अधिकार जो थे वो सस्पेंड हो गए थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। आप ये अधिकार सिटीजन को दिया गया वो इस चीज के लिए कि उसको अननेसेसरीली कोई टॉर्चर ना करे या एक्सप्लॉइट ना करे, तो इसलिए रखा गया कि उसका राइट है अरेस्ट के अगेंस्ट, उसको पूरा राइट है जानने का उसको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब होता है कि अगर किसी को कोई सिचुएशन देखते हुए किसी आदमी को डिटेंशन में ले लिया जाता है, उसका कोई रोल नहीं है या उसने कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी ये लगा जाता है कि ये इंसान हो सकता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो उस आदमी को डिटेंशन में ले लिया जाता है। तो वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अगेंस्ट में भी ये राइट है, क्योंकि उसको एक सर्टेन पीरियड तक या प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हो, उसके बाद नहीं रख सकते, उसके बाद आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। फिर आता है आपका आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ये तो बिल्कुल आपको सबको पता होगा कि किसी का देह व्यापार या किसी को इंसान को बेचने या उसको स्लेव बनाने या किसी वो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल अलाउ नहीं करता। उसके अगर कुछ कहीं कुछ ऐसा होता है तो आदमी इसका यूज, इस आर्टिकल का यूज कर सकता है। फिर आर्टिकल 24 कि चिल्ड्रन का एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्रीज। आप 14 साल के बच्चों तक से आप लेबर नहीं करा सकते, ये राइट बच्चों के लिए है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका राइट आर्टिकल्स 25 to 28। अब दोस्तों अब आप समझना सीक्वेंस को। पहले फंडामेंटल राइट्स की बात हुई जिसमें इक्वालिटी की बात हुई, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी की बात हुई, फिर छुआछूत खत्म हुआ, फिर राइट टू फ्रीडम है, ये सारी चीजें राइट टू इक्वालिटी में आती हैं। उसके बाद उसके और क्या क्या अधिकार हैं कि उसके साथ उसको एक ही ऑफेंस के लिए डबल सजा नहीं हो सकती, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता, उसका राइट टू अगेंस्ट अरेस्ट है, ये सारी चीजें चल रही हैं। अब आती है बात आगे किस चीज की कि अब वो आगे उसका एक समाज भी है, उसका एक धर्म भी है, वहां भी हमें उसको मूल अधिकार देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे? क्योंकि वो उस रिलीजन को या उस समाज को वो फॉलो करता है। तो आर्टिकल 25 कॉन्शियस एंड फ्री प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन।
मतलब उसको किसी भी तरीके से आप कोई भी रिलीजन फॉलो करने से रोक नहीं सकते। अगर कोई सपोज कोई हिंदू है और वो हिंदू रहते हुए अगर वो इस्लाम को फॉलो करना चाहता है, या कोई मुस्लिम है अगर वो मुस्लिम रहते हुए अगर हिंदू रिलीजन को फॉलो करना चाहता है, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना चाहता है, तो आप उसको नहीं रोक सकते, ये अधिकार उसका है। फिर है आर्टिकल 26, टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ये क्या है मैनेज रिलीजियस अफेयर्स? कि उसको अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए कुछ एक संगठन भी बनाने होंगे। हो सकता है वो शायद कुछ मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे या चर्च भी बनाएगा, तो उसको वहाँ पे जो उसके अफेयर्स होंगे उनको मैनेज करने की भी उसको पूरी आज़ादी दी गई है, ताकि वहाँ वो कोई कमेटी या एसोसिएशन या उसको मैनेज करने के लिए जो भी कमिटीज बनती हैं उनको भी वो बना सकता है। फिर आता है आर्टिकल 27, पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 28, अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। आप किसी भी व्यक्ति को कोई भी सामाजिक या धार्मिक काम करने के लिए या कोई भी इस तरीके का कोई इवेंट है या फंक्शन है या कोई कार्यक्रम है उसको अटेंड करने से आप बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, उसका ये अधिकार है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। अब बात हो गई आपके रिलीजन की भी, अब बात आती है पढ़ने की, या जो कल्चर हमारा सदियों से चला आ रहा है, हजारों साल से चला आ रहा है, लोग उस कल्चर को लेके आगे चलते हैं। उस कल्चर में बहुत सी चीज़ें होती हैं, कार्यक्रम भी होते हैं, इवेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, मेले भी लगते हैं, पूजाएं होती हैं, बहुत कुछ होता है उन कल्चरल इवेंट्स में, तो उस पर भी कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। उसके सारे जो राइट्स हैं वो इसमें दिए हुए हैं। आर्टिकल 30, टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ कुछ एक माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज इन द सेंस जो मुस्लिम रिलीजन है वो भी माइनॉरिटी में आता है, जो क्रिश्चियनिटी है, जो क्रिश्चियन है, ईसाई हैं वो भी माइनॉरिटी में आते हैं, जो सिख हैं वो भी माइनॉरिटी में आते हैं, जो बुद्धिस्ट हैं वो भी माइनॉरिटी में आते हैं, जो जैन है वो भी माइनॉरिटी में आते हैं। माइनॉरिटी में क्यों आते हैं? क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो हिंदूज के सामने थोड़ी कम है, इसलिए इनके राइट्स, ताकि इनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इनके राइट्स हम प्रोटेक्ट करते हैं। अब प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? कि इनको आजादी है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने की भी। आर्टिकल 31A, सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स। आर्टिकल 31B, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। जितने भी इसमें एक्ट्स बनेंगे इन सब चीजों को लेकर, जैसे SC/ST एक्ट होता है या रिलीजन को लेके होता है या कोई भी है, उसका वैलिडेशन आर्टिकल 31B में होगा। आर्टिकल 31C, सेविंग ऑफ लॉस गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अभी आगे पढ़ेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, लेकिन ये लॉ, ये आर्टिकल सिर्फ उसको जो उसके अंदर जो लॉज बनेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, उनको ये इम्यूनिटी देता है। अब आती है बात दोस्तों कि ये तो हो गए फंडामेंटल राइट्स, लेकिन अगर किसी भी नागरिक का या सिटीजन का कोई भी राइट अगर आहत होता है तो वो क्या करेगा? उसके लिए क्या रेमेडी है? उसके लिए क्या उपाय है? उसके लिए कौन सा फोरम है? वो कहां जाएगा? तो वो चीजें दी हुई हैं आर्टिकल 32 से लेके 35 तक। आर्टिकल 32 जिसे हम कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कि वहां आप अंडर आर्टिकल 32 आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, रिट दायर कर सकते हैं कि जी मेरा ये राइट आज हुआ है। फिर है आर्टिकल 36 से 51, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल दोस्तों क्या है? पहली चीज तो ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं। नॉन जस्टिसेबल का मतलब कि आप इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लेके कोर्ट में नहीं जा सकते, जैसे आप फंडामेंटल राइट्स को लेके जा सकते हैं। लेकिन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? ये सरकार कहती है कि हम कुछ कुछ सेगमेंट्स में हम काम करेंगे, जैसे क्या? इक्वल जस्टिस, सबको इक्वल जस्टिस मिलेगा, सबको फ्री लीगल एड देंगे,
हमारे यहाँ जुडिशरी सेपरेट होगी, फिर लिविंग वेजेस, वेजेस कितने रहेंगे, फिर राइट टू वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये सारी चीजें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दी हुई हैं। उसके बाद आता है दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A। बच्चों फंडामेंटल राइट्स तो दे दिए सिटीजन को, वो सिटीजन के राइट्स हैं, लेकिन अब सिटीजन की भी कुछ एक ड्यूटीज होती हैं टुवर्ड्स देयर नेशन। अपने देश के प्रति हमारी कुछ ड्यूटीज भी हैं कि साफ सफाई रखना, देश की जो हमारी जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको संभाल के रखना, हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको नुकसान न पहुंचाना, उस तरह की काफी और ड्यूटीज हैं जो आर्टिकल 51A में दी हुई है। अब दोस्तों यूनियन हो गया, स्टेट्स हो गए, सिटीजनशिप हो गई, सिटीजन हो गए, सिटीजन के राइट्स हो गए, ड्यूटीज आ गई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गए, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज हो गई। अब ये तो हो गए दोस्तों हमारा देश, उसके सिटीजन, लेकिन अब देश चलाने के लिए हमें एक व्यवस्था चाहिए। वो व्यवस्था कौन देता है? वो व्यवस्था हमारे यहाँ दो तरीके से चलती है। एक, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे यहाँ क्वाज़ी फेडरल, हमारे यहाँ यूनियन का सिस्टम है, तो उसमें दो सिस्टम चलते हैं, एक आपका यूनियन और आपका स्टेट। तो हम पहले यूनियन से शुरुआत करते हैं। यूनियन को जो देश का जो हमारा फर्स्ट सिटीजन, जो हेड माना जाता है, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द नेशन, वो मानते हैं प्रेसिडेंट को। तो पहले कौन सा आएगा? हम कहां से शुरुआत करेंगे? अब जब अगर हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं और अगर हम यूनियन की बात कर रहे हैं पहले, तो सबसे पहले आएगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 से लेके 73 तक। एग्जीक्यूटिव मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान को 3 हिस्सों में बांटा गया है, हमारी व्यवस्था को 3 हिस्सों में बांटा गया है। जो व्यवस्था हमारे देश में चलती है उसको, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है जुडिशरी। लेजिस्लेटिव मतलब पार्लियामेंट या स्टेट असेंबलीज, एग्जीक्यूटिव मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट, और अगर स्टेट की बात करें तो गवर्नर इज एग्जीक्यूटिव एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव, या स्टेट असेंबली है जो वो लेजिस्लेटिव है, और जो जुडिशरी है वो सबको पता ही है, हाई कोर्ट्स हैं, और सेंटर में सुप्रीम कोर्ट है। तो पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 73 तक की। आर्टिकल 52 से 73 क्या है? एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दोस्तों एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी प्राइम मिनिस्टर वर्ड का कोई यूज नहीं है, हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। मैं आपको आगे समझाता हूं, पहले हम प्रेसिडेंट को बात करें। 52 से लेके 73 तक क्या क्या दिया हुआ है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पावर्स ऑफ यूनियन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होंगी, प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना रहेगा, प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट मतलब अगर बीच में लगता है कि प्रेसिडेंट सही काम नहीं कर रहा है, प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई चलाई जाती है, तो उसको इंपीचमेंट कहा जाता है। तो इंपीचमेंट कैसे होगा, वो सारी चीजें आर्टिकल 52 से लेके 73 के बीच में दी हुई है। फिर दूसरा, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होगा, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरीज कितनी होंगी, वाइस प्रेसिडेंट और क्या क्या फंक्शंस होंगे वाइस प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट कैसे होगा, ये सारी चीजें भी इसी में दी हुई हैं। फिर आता है आर्टिकल 74 एंड 75, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पहले आता है दोस्तों प्रेसिडेंट, अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें वो हेड ऑफ द नेशन है। प्रेसिडेंट के नीचे आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या मतलब, जिसकी सरकार चल रही है उसके जो मिनिस्टर्स है वो पूरा काउंसिल वो प्रेसिडेंट के नीचे आता है। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वही लोग हैं जो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं। और दोस्तों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना, वो उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब क्या कि सामूहिक जिम्मेदारी। इसीलिए किसी भी वर्ड, किसी प्राइम मिनिस्टर वर्ड का यूज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि जो जिम्मेदारी है सरकार की वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की है, किसी अकेले आदमी की नहीं है, कि या किसी अकेले मिनिस्टर की है, प्राइम मिनिस्टर की नहीं है। वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसको हम सामूहिक जिम्मेदारी कहते हैं। फिर आता है आपका आर्टिकल 76। अब प्रेसिडेंट हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, अब सरकार का कोई ना कोई वकील भी होगा जो सरकार की वकालत करेगा,
उसको हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जो जितने भी मुद्दे हैं, मुकदमे हैं जो सरकार से रिलेटेड हैं, जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं या यूनियन एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड हैं, वो सारे ये लड़ेगा और एडवाइस करेगा। फिर आता है आर्टिकल 77 एंड 78 की कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। ये हो गया सरकार, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल, ये सारी चीजें हो गई। अब प्रेसिडेंट के नीचे आता है पार्लियामेंट। तो दोस्तों पार्लियामेंट आर्टिकल 79 से लेके 122 तक सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट की जो वर्किंग है, या पार्लियामेंट में क्या क्या चीजें होंगी, उन सब चीजों को दिया गया है। अब आप देख रहे हैं सीक्वेंस कैसे चल रहा है, मतलब पहले यूनियन स्टेट्स, फिर सिटीजन, फंडामेंटल राइट्स, फिर रेमेडीज, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फिर प्रेसिडेंट आ गए। प्रेसिडेंट के नीचे क्या होता है, पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट आ गई है। पार्लियामेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, कंपोजिशन में क्या होता है, लोअर हाउस और अपर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स कैसे चुने जाएंगे या लोकसभा के मेंबर्स कैसे चुने जाएंगे, उनका इलेक्शन कैसे होगा, उनका जो पार्लियामेंट के अंदर जो वर्किंग है वो कैसे चलेगी, जो एडजर्नमेंट, रिजोल्यूशन या जितनी तरीके की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उन सब की व्याख्या इसमें की हुई है। और जितने तरीके के बिल्स, चाहे वो मनी बिल हो, चाहे वो ऑर्डिनरी बिल हो, जो पेश होते हैं, जिनको लॉ बनाया जाता है, वो सारी चीजें 79 से लेके 122 तक दी हुई है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, ये सब चीजें 79 से 122 तक, ये सारी चीजें जो पार्लियामेंट का जितना भी कुछ है, चाहे वो मेंबर से रिलेटेड हो, चाहे वो जहां के जो वहां ऑफिसर्स रखे जाते हैं वो हो, चाहे लोकसभा सेक्रेटरीट हो, चाहे राज्यसभा सेक्रेटरीट हो, चाहे वो चेयरमैन हो राज्यसभा का, चाहे लोकसभा स्पीकर हो, सबकी वर्किंग फंक्शंस, पावर, सैलरी सब इसी में दी हुई है। अब हो गया यहां आपका एग्जीक्यूटिव हो गया प्रेसिडेंट, आपका लेजिस्लेशन हो गया पार्लियामेंट। अब तीसरी कौन सी चीज है, क्योंकि हमारे 3 व्यवस्थाएं चलती हैं, तीसरा आता है जुडिशरी। यूनियन जुडिशरी, यूनियन जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आर्टिकल 124 से लेके 147 तक सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के सारे आर्टिकल्स हैं। इन सब को हम अगली क्लासेस में एक एक आर्टिकल को हम लेके और उसको पूरा डिटेल में समझेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक ये ओवरव्यू है, एक फ्रेमवर्क है, इसलिए मैं इन सब चीजों को एक कंसोलिडेट करके आपको समझा रहा हूं कि यूनियन जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। आपका अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस आता है, एक्टिंग चीफ जस्टिस आता है, आपका रिमूवल ऑफ जजेस आता है, और उनकी वर्किंग कैसे होगी, वहां सूट्स प्रोसीडिंग्स क्या क्या होंगी, अपीलेट क्या होगा उनका, वो सारी चीजें दोस्तों आर्टिकल 124 से लेके 147 तक आती है। अब ये हो गया आपका जुडिशरी। अब एक आपने सुना होगा, एक हमारे यहाँ एक एंटिटी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, ये दोस्तों ये ऑडिट करता है सरकार का, कि सरकार जो आई है, जो 5 साल उसने काम किया है, ये पीरियडिकल ऑडिट करता है उसका, कि जो, क्योंकि सरकार क्या है, सरकार जो पब्लिक मनी है उसी को लेके उससे हमारा विकास करती है देश का, तो उसमें कहीं त्रुटि तो नहीं है, कोई करप्शन तो नहीं है। तो ये जिम्मेदारी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को दी हुई है कि पीरियडिकल अपने जो ऑडिट हैं वो ये करेंगी, और जो भी ऑडिट की रिपोर्ट होती है इनकी, वो दोस्तों डायरेक्ट सीधा पार्लियामेंट में पेश होती है, टेबल। मतलब आप समझ रहे हैं कि एक सरकार को पेश नहीं करते, ना प्रेसिडेंट को पेश करते हैं, ये पेश करते हैं सीधा पार्लियामेंट को, ताकि वहाँ पार्लियामेंट जो सारे मेंबर्स हैं, लोकसभा जो लोगों के प्रतिनिधि हैं, वो सब के सामने पेश होती है। अब हो गया यूनियन। यूनियन के बाद अब कौन सी बारी आती है दोस्त, स्टेट। अब स्टेट में सबसे पहले क्या आता है, जैसे यूनियन में स्टेट का जो नेशन का जो हेड है वो प्रेसिडेंट है, ऐसे ही स्टेट में जो स्टेट का जो हेड है वो होता है गवर्नर। तो आर्टिकल 153 से लेके 162 तक गवर्नर की
सारी वर्किंग दी हुई है। गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, गवर्नमेंट का रिमूवल कैसे हो सकता है, गवर्नमेंट की पावर्स क्या है, गवर्नमेंट के फंक्शन, गवर्नर के फंक्शंस क्या हैं, ये सारी चीजें जो है आर्टिकल 153 से लेके 162 तक दी हुई है। जैसे यूनियन में आया था प्रेसिडेंट के बाद आया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऐसे ही स्टेट में भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो सरकार होती है, सरकार मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो आर्टिकल 163 से 164 में दिए गए हैं। ये क्या करते हैं, ये भी जैसे वहां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, ऐसे यहां पे ये गवर्नर को एडवाइस करते हैं। उसके बाद आता है आपका एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। जैसे हमने देखा था जो सरकार का वकील है वो जो यूनियन में अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, वो स्टेट में उसको हम कहते हैं एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। सेम सेटअप चल रहा है दोस्तों, सेम सेटअप जो यूनियन में सेटअप है वही स्टेट में भी सेटअप है, क्योंकि हमारे यहाँ व्यवस्था कोई अलग अलग नहीं है, हमारे व्यवस्था एक ही चल रही है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन एंड जुडिशरी, चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो आपका यूनियन में हो। फिर आता है आपका आर्टिकल 166 से 167 कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, जैसे यूनियन में हमने देखा था। फिर आ गया आपका आर्टिकल 168 से लेके 177 कॉन्स्टिट्यूशन, अबॉलिशन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। मतलब क्या, जो हमने यूनियन में देखा था पार्लियामेंट को लेके, ऐसे ही अब हम स्टेट में देखेंगे, स्टेट असेंबली या स्टेट काउंसिल जहां जहां पर है। आर्टिकल 168 से 170 तक क्या क्या दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन कि कैसे असेंबली बनेगी, उसका कॉम्पोजिशन कैसे होगा, उसका अबॉलिशन कैसे होगा, उसके जो मेंबर्स है उसको इलेक्शन कैसे होगा, डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा, क्या क्या पावर्स होंगी, क्या क्या फंक्शंस होंगे, वो सारी चीजें इनमें दी हुई है। फिर आर्टिकल 178 से लेके 187, इसमें कौन है, ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन, मतलब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ऑफ स्टेट काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और जो सेक्रेटरीट के ऑफिसर्स हैं, उन सब की व्याख्या आर्टिकल 178 से 187 में दी हुई है। फिर आता है कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। फिर आर्टिकल 190 से लेके 193 की जो मेंबर्स हैं, जो एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनका डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा, वो सब चीजें इन आर्टिकल में दी हुई है। अब आर्टिकल 194 एंड 195 पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ स्टेट लेजिस्लेशंस एंड देयर मेंबर्स। क्या होंगे ये पावर्स, क्या होंगी इम्यूनिटीज, कि जो भी प्रोसीडिंग्स असेंबली के अंदर होती है उनको इम्यूनिटी होती है, वो कोर्ट में नहीं ले जाई जा सकती, या उसके अलावा भी काफी चीजें जो हम आगे आने वाली क्लासेस में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें मैं समझाऊंगा क्या पावर्स और क्या इम्यूनिटीज होती हैं। फिर जैसा कि हमने यूनियन में देखा था, पासिंग ऑफ बिल्स, मनी बिल्स, वो सब आर्टिकल 196 से 201 में अच्छे से उनकी व्याख्या की हुई है। फिर आता है आपका आर्टिकल 202 से 207 प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स लाइक बोर्ड ऑफ अकाउंट्स, क्रेडिट। बोर्ड ऑफ अकाउंट्स, क्रेडिट क्या होता है दोस्तों, कि जब पार्लियामेंट, जब असेंबली सेशन में होती है, तो जब बजट पे बहस होती है या बजट पे प्रोसीडिंग्स होती हैं या किसी भी ग्रांट को लेकर प्रोसीडिंग होती है, उसको हम बोर्ड ऑफ क्रेडिट, बोर्ड ऑफ अकाउंट्स एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स कहते हैं। फिर आता है आर्टिकल 208 से 212 प्रोसीजर जनरली लाइक रूल्स ऑफ प्रोसीजर, लैंग्वेज रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन। मतलब उस स्टेट असेंबली में लैंग्वेज क्या चलेगी, प्रोसीजर्स क्या चलेंगे, प्रोसीडिंग किस किस तरीके की चलेंगी, वो सब चीजें इसमें दी हुई है। फिर आर्टिकल 213, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है दोस्तों। वो ये क्या है कि जब असेंबली या पार्लियामेंट, असेंबली की बात करते हैं क्योंकि स्टेट की बात कर रहे हैं हम, असेंबली जब सेशन में नहीं होती, जब सेशन नहीं चल रहा होता, और उस दौरान अगर किसी लॉ को पास करना पड़े, अगर किसी लॉ की हमें जरूरत है जो हमें तुरंत लगाना है, उसके लिए ये आर्टिकल काम आता है। आर्टिकल 213 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। मतलब क्या है, गवर्नर को वो लेजिस्लेटिव पावर दी हुई है कि अगर विधानसभा अगर सेशन में नहीं है तो गवर्नर एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है उस लॉ के लिए। वो लॉ 6 महीने के लिए वो ऑर्डिनेंस होता है, उस 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा को बैठना होगा
और उसको या तो पारित करना होगा, पास करना होगा, या उसको रिजेक्ट करना होगा। वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है। स्टेट का एग्जीक्यूटिव हो गया दोस्तों, लेजिस्लेचर हो गया। जैसा कि यूनियन में हमने देखा था जुडिशरी, वहां जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहां से 214 से 232, आर्टिकल 214 से लेके 232 तक हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में मतलब क्या, जजेस का अपॉइंटमेंट, जजेस के फंक्शन, जजेस की पावर्स, जजेस रेट, जितना कुछ है, रेट कैसे डलेंगी, प्रोसीडिंग क्या होंगी, अपलेट क्या होगा, वो सब कुछ आर्टिकल 214 से 232 के बीच में दिया हुआ है। फिर आर्टिकल 233 से 237, अब स्टेट में जुडिशरी के दो भाग हैं, एक हाई कोर्ट और दूसरे क्या होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्योंकि डिसेंट्रलाइज किया हुआ है जुडिशरी को। हाई कोर्ट पूरे स्टेट का और हर डिस्ट्रिक्ट का एक एक कोर्ट होता है। तो आर्टिकल 237 से लेके 233 से लेके 237 तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, बाकी जजेस का अपॉइंटमेंट क्या होगा, क्या फंक्शंस होंगे, पावर्स होंगे, अपीलेट क्या होगा, वो सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। फिर हमारे यहाँ यूनियन, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज भी हैं। यूनियन टेरिटरीज जिनके ऊपर सीधा यूनियन का कंट्रोल रहता है। तो वो आर्टिकल 239 से लेके 242 तक दोस्तों यूनियन टेरिटरीज का पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि यूनियन टेरिटरीज कैसे चलेंगी, उसमें क्या क्या चीजें होंगी। हमारे यहां जब संविधान बना था तो हमारा 2 टायर सिस्टम था। 2 टायर सिस्टम मतलब हमारे यहाँ यूनियन और स्टेट, 2 लेवल पे गवर्नमेंट्स होती थी। लेकिन धीरे 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 जैसे विकास की ओर हम बढ़े तो हमें एक जरूरत महसूस हुई कि जो हमारे विलेज लेवल है, जो गांव के लेवल है, या जो हमारे सिटीज हैं, वहां पे भी हमें एक सरकार होनी चाहिए, चाहे वो छोटी, उसकी पावर्स कम हो, ड्यूटीज कम हो, लेकिन एक सरकार होनी चाहिए जो डायरेक्ट सीधा आदमी स्टेट के सरकार पे ना जाए, उसकी सुनने वाला उसी क्षेत्र में कहीं ना कहीं कोई हो। तो इसलिए हम 3 टायर सिस्टम लेके आए। थर्ड टायर सिस्टम मतलब ग्राम विलेज लेवल पर पंचायत और सिटीज लेवल पे म्युनिसिपैलिटी। तो आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायत दी हुई है। पंचायत के मेंबर्स कैसे होंगे, इलेक्शन कैसे होगा, टेन्योर कितना होगा, क्या फंक्शंस होंगे, क्या ड्यूटीज होंगी, वो सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। उसके बाद आता है म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी आर्टिकल 243 से लेके 243 जी तक दी हुई है। जैसे कि पंचायत कैसे चलेगी, ऐसी म्युनिसिपैलिटी की भी वर्किंग कैसे होगी, इसके मेंबर्स कैसे होंगे, इसका मेयर कैसे चुना जाएगा, इसके फंक्शंस क्या होंगे, ड्यूटीज क्या होंगी, सैलरीज क्या होंगे, वो सारी चीजें इन आर्टिकल्स में दी हुई हैं। उसके बाद आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वो है जो कुछ एक, जैसे हमारे यहाँ मिल्क सोसाइटीज बनी हुई है, हमारे यहाँ शुगर केन सोसाइटीज बनी हुई है। वो सोसाइटी गवर्नमेंट की सोसाइटी होती है, उनका इलेक्शन भी कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन होता है जो संविधान के दायरे में रह के किया जाता है। वो भी आपके आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक इनको डाला गया है। अभी इस 243 243 बाकी सारे जो आर्टिकल्स हैं वो सीरियल में चल रहे हैं। ये एक ही आर्टिकल में जो अल्फाबेट्स जोड़े गए वो इसलिए जोड़े गए क्योंकि इन आर्टिकल्स को जब संविधान इंप्लीमेंट हुआ था 1950 में, इन आर्टिकल्स को उसके बाद अमेंडमेंट करके डाला गया है। फिर आता है आपका आर्टिकल 244 से 244 ए। ये क्या है? द शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरियाज। हमारे यहाँ कुछ एक एरियाज हैं जहां हमारे जो हजारों साल पुरानी जो प्रजातियां जो रह रही हैं उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं। तो उनके एक शेड्यूल है, वो शेड्यूल्स इन आर्टिकल्स में देते हुए, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इनको सारे आर्टिकल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक आर्टिकल को। ये सिर्फ एक फ्रेमवर्क है, ये समझाने के लिए, एक सीक्वेंस समझाने के लिए कि हमारा संविधान जो बनाया गया उसको एक सीक्वेंस से बनाया गया है, उसका एक तरीका है पढ़ने का। ज्यादातर बच्चों को जो संविधान है वो समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि जब वो उसको पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो रैंडमली कहीं से भी कोई भी टॉपिक उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो वो ऐसा ना करें, पहले इस फ्रेमवर्क को समझें, उसके बाद आप ये उठा के कर सकते हैं कि अगर आपको इमरजेंसी प्रोविजन पढ़ना है आप अलग से पढ़ लो, या आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है तो आप अलग से पढ़ लो। फिर अब यूनियन और स्टेट्स,
जो स्टेट है वो अपने लॉस बनाती है, जो यूनियन है वो अपने लॉस बनाती है। लेकिन दोस्तों एक चीज इसमें मतलब ध्यान देने वाली है कि भाई स्टेट का जो नागरिक है वो भी यूनियन के अंडर में है और यूनियन का नागरिक जो है वो भी स्टेट के अंडर में है। तो ये कैसे पता लगेगा कि किस चीज पे स्टेट लॉ बना सकती है या किस चीज पे यूनियन लॉ बना सकती है? ये सारी चीजें आर्टिकल 245 से 263 तक रखी हुई है। आपने 3 टर्म सुनी होंगी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ये वो लिस्ट है, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो यूनियन लिस्ट में आते हैं, उस पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉ बना सकती है, जो स्टेट लिस्ट में आते हैं वो उस पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लॉ बना सकती है, और जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट डाले गए हैं जिसपे सेंटर भी लॉ बना सकती है और स्टेट भी लॉ बना सकती है। इन चीजों को भी मैं आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो मैंने आपको अभी बताया था वो सारा जो डिस्क्रिप्शन है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज, लेजिस्लेशन, फिर पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन द स्टेट लिस्ट, ये सारी चीजें स्टेट, यूनियन और कंकरेंट लिस्ट से रिलेटेड है। फिर आता है आपका आर्टिकल 264 से लेके आर्टिकल 291। क्या है ये? फाइनेंस। फाइनेंस दोस्तों, फाइनेंस क्या है? अब आप सोच रहे होंगे तो संविधान की क्लास है, फाइनेंस कहां से आ गया? आपकी सरकारें बन गई हैं, आपका सारा स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, आपका जुडिशरी का स्ट्रक्चर बन गया है, आपकी सारी चीजें हो गई, आपका सिटीजन है, आपकी सरकार है, प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जुडिशरी है, सब कुछ है, लेकिन देश को चलाने के लिए क्या चाहिए आपको? पैसा। तो पैसा कहां से आएगा? वो पैसा रेवेन्यू शेयरिंग, ड्यूटीज, लिवाइड, टैक्सेस, जितने भी हम टैक्सेस, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो सर्विस टैक्स हो, चाहे वो किसी भी तरीके का टैक्स हो या सरचार्ज हो, वो सारी चीजें कैसे टैक्सेस लगाए जाएंगे, कैसे उनका कलेक्शन होगा, कैसे उसकी शेयरिंग होगी बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन, वो सारी चीजें आपकी आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 291 तक दी हुई है। फिर आर्टिकल 294 से आर्टिकल 300, सक्सेशन टू प्रॉपर्टी, असेट्स, राइट्स, लायबिलिटी, एप्लीकेशन, पावर टू कैरी ऑन ट्रेड, कॉन्ट्रैक्ट, सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स। ये क्या है दोस्तों? कि जो प्रॉपर्टी है उनका सक्सेशन कैसे होगा, जो लॉज बनते हैं, जो आपने हिंदू सक्सेशन एक्ट देखा होगा या मॉमडन सक्सेशन एक्ट देखा होगा, मॉमडन लॉ देखा होगा, मैरिज लॉ, इन सब चीजों में जो सक्सेशन है, जो उसके लॉज हैं, जो रूल्स हैं, वो इन्हीं आर्टिकल के बेसिस पे बनते हैं। फिर आर्टिकल 300A, मैं बीच में दोस्तों आपको एक चीज बताना भूल गया, जब मैं फंडामेंटल राइट आपको बता रहा था अभी, कि पहले राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको फंडामेंटल राइट से हटा के एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया आर्टिकल 300A में डाल के। ये अब सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। और आर्टिकल 21A में एक नया अमेंडमेंट करके एक नया राइट डाला गया, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन क्या है? कि 14 साल तक के बच्चों की एजुकेशन हमारे यहाँ फ्री है, सरकारी उसमें। फिर आर्टिकल 301 से 307, ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जैसे एक्सपोर्ट किया जाता है दोस्तों, ऐसे ही हमारे देश में जो ट्रेड चलता है, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो ट्रेड या कॉमर्स की एक्टिविटीज चलती हैं, उसमें क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगी, वो सारी चीजें इसमें दी हुई। आपने एक टर्म सुने होगी ऑक्ट्रॉय या बिल्टी, वो सब चीजें इसी पे आधारित होती हैं। फिर आर्टिकल 308 से 323 क्या है ये? सर्विसेज। सर्विसेज मतलब आपका जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया। अब आपका एडमिनिस्ट्रेशन आता है। आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा? देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्टेट्स का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कैसे चलेगा, कौन व्यवस्था देखेगा उस सब सारी चीज़ों की। तो उसके लिए हमारे यहाँ 2 तरीके की सर्विस बनाएगी, स्टेट में, यूनियन में यूपीएससी और स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जो
आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 308 से 323, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूपीएससी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट पीसीएस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस, और उनकी पावर्स, उनके मेंबर्स, उनका टेन्योर, वो सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। फिर आता है 323A से 323B, इसमें क्या है, ट्रिब्यूनल्स। अब ये दोस्तों देखो, ये वो चीजें आ रही हैं अब कि आपका स्टेट, यूनियन स्टेट, ये सब चीजें आपकी पीछे खत्म हो गई। अब वो बॉडीज आ रही हैं जो नागरिक के लिए या स्टेट के लिए या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सुचारू रूप से सारे काम चलते रहे। तो क्या क्या बॉडीज बनाई गई, वो सब चीजें आ रही हैं ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स मतलब जितने भी, एक तो हो गए कोर्ट्स, एक ये अलग तरीके का प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ भी एक तरीके की कोर्ट होती है, ये भी ट्रिब्यूनल भी, वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि क्या होता है ट्रिब्यूनल। तो वहां इस सब का प्रोविजन रखा गया, जो आपके ट्रेड ट्रिब्यूनल्स होते हैं या इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल्स होते हैं या रेवेन्यू ट्रिब्यूनल्स हैं, कि एक अलग से कोर्ट ना लगाई जाए, ताकि वो प्रेशर आपका जो है, जो कोर्ट्स के ऊपर जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए उनके अलग अलग ट्रिब्यूनल्स बना दिए, अलग अलग कोर्ट्स उनके बना दी गई। फिर आर्टिकल 330 से आर्टिकल 342A, ये क्या है दोस्तों, स्पेशल प्रोविजन टू सर्टेन क्लासेस लाइक SC, ST, OBCs एंड एंग्लो इंडियंस। अब दोस्तों सिटीजन की जो हमने बात की थी, सिटीजन एज अ होल हमने बात की थी, लेकिन हमारे यहाँ सिटीजन्स में कुछ एक कम्युनिटीज एक ऐसी हैं जिनका काफ़ी हज़ारों वर्षों से शोषण भी किया गया है, जिसमें SC, ST, OBCs, और एक कम्युनिटी ऐसी है एंग्लो इंडियन जिनको हमें प्रोटेक्ट करना होता है। तो उसके लिए अलग से कुछ प्रोविजंस रखे गए हैं हमारे संविधान में, जिसके तहत आगे लॉ बनाए जाते हैं कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए। और उन्हीं के चलते, उन्हीं प्रोविजंस के चलते हुए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर OBCs, इनका निर्माण किया गया। फिर आर्टिकल 323 से आर्टिकल 351, आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351, ये क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज। अब बाकी सारी चीजें हो गई, राइट्स हो गए, प्रोटेक्शन हो गई, सरकार बन गई, जुडिशरी बन गई। अब हमारे यहाँ लैंग्वेज कौन सी यूज होगी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। क्यों? क्योंकि आप साउथ में जाएंगे तो साउथ में उनकी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो चलती हैं, अगर आप नॉर्थ में आएंगे तो ज़्यादातर जगह पे हिंदी चलती है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाएंगे तो उनकी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो चलती हैं। तो ये कैसे रखा जाएगा कि कहाँ पे कौन सी जो लैंग्वेज है वो चलेगी, क्योंकि उन रीजनल लैंग्वेज में भी काफ़ी लैंग्वेजेस हैं, काफ़ी डायलेक्ट्स हैं जो चलते हैं, तो ये कौन रखेगा? तो उसका प्रोविजन भी आर्टिकल 343 से 351 में रखा गया कि यूनियन ऑफ इंडिया में लैंग्वेज क्या होगी, स्टेट्स में लैंग्वेज क्या चलेगी, कोर्ट्स में लैंग्वेज क्या चलेगी, विधानसभा में लैंग्वेज क्या चलेगी, या सरकारी दफ्तरों में कौन सी लैंग्वेज चलेगी, और एक लैंग्वेज कमीशन भी इसमें प्रोविजन रखा गया। वो सारी चीजें आर्टिकल 343 से 351 तक है। अब इसके बाद आर्टिकल 352 से 360, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इन आर्टिकल 352 से लेके 360 का जो इसको हम कहते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस, कि इमरजेंसी कैसे कैसे लगाई जाती है इस देश में, इसका मैं जब क्लास लूँगा तो सिर्फ मैं इमरजेंसी प्रोविजंस की एक अलग से क्लास लूँगा, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि जिस पे क्वेश्चन यूपीएससी में भी और स्टेट पीसीएस में भी और एसएससी सीजीएल में भी काफ़ी जगह पूछा जाता है, जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी जगह अमेंडमेंट्स भी हुए हैं। जब पहले इमरजेंसी लगाई गई थी, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, उसके बाद उसमें अमेंडमेंट्स भी हुए, तो काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसकी क्लास मैं अलग से लूँगा, लेकिन अभी मैं छोटा सा आपको एक इसकी झलकी दिखा देता हूँ। आर्टिकल 352 से आर्टिकल 355 प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी। आपने सुना होगा दोस्तों कि फलानी स्टेट में गवर्नर रूल लग गया है या देश में प्रेसिडेंट रूल लग गया है। इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो सरकार चल रही है उसको खत्म कर देता है और सारी पावर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के पास आ जाती हैं। या स्टेट में
अगर लगता है कि स्टेट मशीनरी फेल हो रही है या कुछ है या किसी कारणवश सरकार नहीं चल पा रही है और दूसरा जो ऑपोजिशन जो है उसके पास भी इतना नंबर नहीं है कि वो सरकार बना पाए, तो या तो इलेक्शन होने तक या दूसरी सरकार बनने तक उसका एक टाइम है जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट या गवर्नर उसको एक इमरजेंसी लगा देते हैं जिसको हम प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। दूसरा है आर्टिकल 356 से 359, ये वो इमरजेंसी है जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, इसको हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। नेशनल इमरजेंसी कब लगती है? नेशनल इमरजेंसी इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, अगर आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है अगर आपकी वो फेल हो गई है तब इस इमरजेंसी को लगाया जाता है। अब इस इमरजेंसी में क्या होता है दोस्तों कि जितनी भी पार्लियामेंट की पावर्स हैं या जितनी भी जो दोनों हाउसेज हैं, चाहे वो राज्यसभा चाहे लोकसभा, उसके सारे पावर्स जो हैं वो सारी पावर्स कैबिनेट के पास आ जाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास आ जाती है, बाकी किसी के पास पावर नहीं रहती। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स में इस नेशनल इमरजेंसी में सिटीजन के सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सीज हो जाते हैं, सवाए दो राइट्स के, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। पहले तो सिर्फ एक ही आर्टिकल इनफोर्स रहता था, आर्टिकल 21, अब आर्टिकल 19 भी इनफोर्स रहता है, लेकिन बाकी सारे जो आर्टिकल्स हैं, बाकी सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सब सीज हो जाते हैं और यहाँ सस्पेंड हो जाते हैं। फिर आता है आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब भी देश में प्रेसिडेंट को अगर लगेगा ऐसा कि जो देश है वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है और हमारे पास इतना, हमारे जो जमावेश है, जो हमारे पास पैसा जमा है वो इतना नहीं है जो सुचारू रूप से हम देश को चला सकें, तो उस केसेस में फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगा सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आज तक देश में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी नहीं है और हमारी इच्छा है कि आगे भी ना लगे, तो इसको भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब आता है आर्टिकल 361 से 367 मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या क्या आता है? प्रोटेक्शन टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग एटसेट्रा। प्रेसिडेंट को क्या क्या प्रोटेक्शन दी गई है, गवर्नर को किस किस की प्रोटेक्शन दी गई है, पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसको किस किस चीज की प्रोटेक्शन दी गई है, वो सारी चीजें इन आर्टिकल्स में दी हुई हैं। फिर आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है संविधान का। क्यों? क्योंकि इसी में क्या दिया हुआ है? अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना है किसी भी तरीके का, अगर किसी आर्टिकल को या किसी चीज को हटाना है या किसी चीज को डालना है, तो क्या प्रक्रिया चलेगी, क्या रूल्स फॉलो होंगे, क्या रेगुलेशंस फॉलो होंगी, कौन इसको कर सकता है, पार्लियामेंट कैसे कर सकती है, प्रेसिडेंट कैसे इसमें साइन करेगा, वो सारी चीजें आर्टिकल 368 में दी हुई है। उसी प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है किसी भी आर्टिकल को निकालने में या डालने में। आपने एक चीज देखी होगी, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो कई कई आर्टिकल्स के आगे लिखा हुआ ओमिटेड। ओमिट क्यों लिखा जाता है, डिलीटेड क्यों नहीं लिखा जाता? वो इसलिए कि ओमिट का मतलब होता है कि आपने उस आर्टिकल को उठा के रख लिया है, उसको खत्म नहीं किया है, वो आपके पास रखा है। इन केस आगे फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ी तो हो सकता है उस आर्टिकल को दोबारा हम इनकॉर्पोरेट कर लें, इसलिए कभी भी डिलीशन नहीं लिखा जाता, ओमिशन लिखा जाता है। फिर आर्टिकल 369 से लेके 392 टेम्परेरी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन स्टेट्स लाइक J&K, नागालैंड, असम, मणिपुर। आपने अभी 2019 में एक मुद्दा बड़ा गरमाया था जब आर्टिकल 370 हटाई गई थी जम्मू एंड कश्मीर से, जो सरकार ने हटाई। तो वो जो आर्टिकल 370 है वो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, स्पेशल प्रोविजंस। कुछ एक स्टेट्स हैं देश में जिनको स्पेशल प्रोविजंस दे रखा है, वहां के कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, वहां के जो ट्रेडिशंस है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वहां के लोग एक्सप्लॉइट ना हो, उन सब लोगों को, इन सारी चीजों को प्रोटेक्शन कर लिए प्रोविजन रखे हैं। वो प्रोविजन आर्टिकल 369 से 392 तक है।
अब आखिर में दोस्तों आर्टिकल 393 से लेके आर्टिकल 395, इसमें क्या है, शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट एंड रिपील्स, मतलब कब शुरुआत होगी किस लॉ की, कब क्या उसका टाइटल होगा, वो सारी चीजें इसमें दी हुई है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं ये जो मैंने आपके सामने एक तरीका, एक नया टेक्निक आप तक पहुंचाने की जो मैंने कोशिश की है, वो शायद उस कोशिश में मैं कामयाब हुआ हूँगा। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट्स हैं इस आज की क्लास को लेके आप अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। और बिल्कुल एक चीज ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। आगे ऐसे ही क्लासेस हम और भी लेके आएंगे। हमारे जो हिस्ट्री के सर हैं विपिन पालीवाल जी, उनका थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब चल रहा है, पहले भी हुआ था, दोबारा फिर हो गया, लेकिन जल्दी वो भी एक आध दिन में क्लास लेके आने वाले हैं। अब पॉलिटी की जो क्लासेस हैं वो रेगुलर बेसिस पे चलेंगी, हर दिन एक क्लास इसमें आएगी, शाम को 7 बजे से लेके 8:30 के बीच में हम अपलोड करेंगे। और मैं कोशिश भी कर रहा हूं दोस्तों कि एक लाइव क्लास आपके साथ मैं करूं जिसमें मुझे भी मजा आए और आपको भी मजा आए। तो उसकी जानकारी मैं आपको पहले अपना एक छोटा सा वीडियो हमारे चैनल पर डाल के मैं आपको जानकारी दे दूंगा कि मैं या विपिन पालीवाल सर कब अपनी लाइव क्लास लेके आपके समक्ष आ रहे हैं। तब तक के लिए दोस्तों मैं विदा चाहता हूं आपसे। स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और मजे में रहें। गुड बाय।